A very warm welcome to all the students of class 11. Today we are going to start chapter respiration in plants, topic electron transport chain. It takes place in the inner membrane of mitochondria. In the mitochondria there are two membranes, inner and outer. In the matrix of mitochondria, Krebs cycle runs. The space between inner and outer membrane of mitochondria is called as intermembrane space. In the inner membrane of mitochondria, there are sequence of proteins which converts electrons of NADH2 and FADH2. Both NADH2 contains electron and H plus ion. The inner membrane has ETC. तो ये हम लोग पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन. और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. अब हम लोग को ऑलरेडी हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया है कि जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे रन करती है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में सिंथेसाइज होता है NADH2 और FADH2. और सिंथेसाइज होने के बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन की जो ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू जो डॉट्स होते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स हैं. और ये और सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स के पास ही ये NADH2 और FADH2 आते हैं, जहाँ पे इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो H प्लस आयन होता है उसका यूज़ करके हम क्या सिंथेसाइज करते हैं, ATP. ठीक है. तो NADH2 और FADH2 ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ करते हैं, दे गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का स्लोली ऑक्सीडेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन NAD गेन करके क्या बनाता है, NADH2, और FAD गेन करके क्या बना देता है, FADH2. और ये बनाने के बाद वापस से ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस कहाँ जाते हैं, ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विच कन्वर्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस आयन इनटू ATP. The inner membrane of mitochondria is made up of lipid bilayer, and in this lipid bilayer there are group of proteins which are called as protein complexes. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हमें पता है कि जब भी कोई मेम्ब्रेन होगी तो मेम्ब्रेन विल ऑलवेज बी लिपिड बाइलेयर होती है. इन्हीं बाइलेयर में ये जब ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो इन ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग कह देते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. There are 4 protein complexes. There are some protein which work by themselves while some proteins need non-proteinaceous part to work. तो हम लोग एंजाइम के बारे में पहले भी जान चुके हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. तो एंजाइम्स कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही वर्क कर लेते हैं, और कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी चाहिए वर्क करने के लिए. ठीक है. तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, उनके नाम क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ. ये लोकेशन के हिसाब से मैंने लिखा है कि फर्स्ट के बाद थर्ड होता है, थर्ड के बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ. द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनसाइड लिपिड बाइलेयर, वाइल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेकेंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन लिपिड बाइलेयर एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. So students, see properly, this is the electron transport chain. Kindly consult your NCERT along with this. Okay, this is the outer membrane of mitochondria. This is the lipid bilayer. ये जो ये दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है. ये लिपिड बाइलेयर है. तो लिपिड बाइलेयर में आपको दिख रहा होगा कि दिस इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4. 1, 3 और 4 जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर है, और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो थोड़ा सा जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है, और मैक्सिमम उसका पार्ट होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. In the matrix of mitochondria, Krebs cycle run which synthesizes NADH2 and FADH2. Already discussed है. NADH2 synthesized in Krebs cycle gives its electron to protein complex 1, in which a compound FMN, flamine mononucleotide, accepts its electron. FMN gives its electron to FES. NADH2 also gives its H plus ion which goes to intermembrane space, and now NADH2 after losing electron and H plus gets converted into NAD. तो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रन कर रहा है, क्रेब्स साइकिल. और क्रेब्स साइकिल रन करने के बाद क्या बन रहा है, NADH2. अब NADH2 क्या करता है, NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है. और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है पहला कंपाउंड जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में प्रेजेंट है, ये PC1 है. ठीक है. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1. यहाँ पे ये जो कंपाउंड है FMN,
दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय NADH2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन FMN के पास गया, अब FMN जो है ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FeS को, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पास हो गया। इसके अलावा भी जो NADH2 के पास H+ है, ये H+ भी ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाता है, यही इलेक्ट्रॉन की जो लॉस्ट एनर्जी है उसको यूज करके ये जो H+ आयन है इसको हम कहाँ पहुँचाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। आपको याद होगा इससे पहले भी हम लोगों ने प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग ने पढ़ा था ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा के बीच में हम लोग क्या क्रिएट कर रहे थे, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जिसका रिजल्ट ये था ATP सिंथेसिस, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FeS गोज टू अनदर कंपाउंड कॉल्ड एज ubiquinone, UQ. It simply does not accept electron as it will become negative, so it also takes a H+ ion and gets reduced to UqS2. UqS2 will throw its H+ ion into intermembrane space. तो FeS से ये डायग्राम में क्लियर है कि FeS से ये इलेक्ट्रॉन क्या किसके पास जा रहा है, यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। तो यूबिक्विनोन एज सच सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ H+ आयन भी लेगा, और H+ आयन लेके वो यूबिक्विनोन UqH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये H+ लेने का फायदा सिर्फ यही है कि यहाँ से भी H+ ले लेगा ये मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स से लेने के बाद अपने पास क्या करेगा कि ये जो H+ इसके पास है ये भी इसको कहाँ भेज देगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। Now electron will be passed to protein complex 3 in which it will be accepted by cytochrome B, and then electron will be transferred to FeS and then to cytochrome C1, ठीक है। अब यहाँ से यूबिक्विनोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा साइटोक्रोम B, फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये देगा FeS को, FeS इलेक्ट्रॉन लूज करके देगा साइटोक्रोम C1 को। From cytochrome C1, electron will move to cytochrome C and then to protein complex number 4, in which electron will be accepted by cytochrome A and then to cytochrome A3, ठीक है। तो डायग्राम में ये क्लियर है कि FeS से साइटोक्रोम C1 के पास आया, साइटोक्रोम C1 के बाद ये जाएगा साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C से ये जाएगा साइटोक्रोम A के पास, ठीक है। साइटोक्रोम फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये आएगा साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है। This process is done so that electron loses its energy and we use this energy to transfer H+ from matrix of mitochondria to intermembrane space. तो ये सारा जो ड्रामा हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ये सारा ड्रामा इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी लूज कर रहा है यही एनर्जी हम लोग यूज़ कर करके जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो H+ आयन है उस सारे H+ आयन को हम कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। Ultimately, the electron moves to O2, which is present in matrix of mitochondria, and along with it, O2 also takes H+ ion from the matrix of mitochondria and form H2O. Basically, at the end of ETC, O2 is present, which makes NADH2 to release its electron, which is then moves to protein complex 1, 3rd, and then to protein complex number 4. तो इन द डायग्राम इट इज क्लियर कि ETC के एंड में साइटोक्रोम A3 के साथ ETC खत्म हो रहा है, तो ETC के एंड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3, 4 से जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन को यूज करके और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो H+ है इन दोनों को यूज करके वो क्या बना ले रहा है, H2O बना ले रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द मेन मोटिव ऑल्सो कि हम यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 में क्या कर रहे हैं, 1 में, 3 में, 4 में, सब में हम यही कर रहे हैं कि NADH2 जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको हम आगे आगे पास कर रहे हैं, और आगे आगे पास करने में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के पास पहुंच रहा है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया
ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो FeS के पास आया तो FeS ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और अल्टीमेटली जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ NaDH2 से स्टार्ट होना, मूव करना शुरू किया था, वो किसके पास आ रहा है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन के पास। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को लेके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से H+ लेके वो किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, H2O में। ठीक है। Also from protein complex 4H+ ion from matrix of mitochondria goes to intramembrane space using energy of electron. In the protein complex second electron comes from FADH2 which is also synthesized from Krebs cycle, and FADH2 is reduced into FAD. The electron from FADH2 enters in the PC second, protein complex second, and then the electron will be accepted by FES, and then this electron goes to ubiquinone which transfers electron to UQH2, and then electron is given to cytochrome B. So protein complex 1 is getting electron from NaDH2 and the protein complex second will get its electron from FADH2. यानी FADH2 क्या करेगा, FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देके वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, FAD में। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, FES। FES इस इलेक्ट्रॉन को देगा यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन से ये किसके पास जाएगा, UQH2 के पास, और UQH2 के पास जाने के बाद ये वापस से किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B के पास। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली किसके पास मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। So next what will happen, all the H+ ion which is present in the matrix of mitochondria with the within base, they will move to intermembrane space of mitochondria, and now this H+ ion potential energy will be used in synthesis of ATP, just like जैसे हमने lumen of क्लोरोप्लास्ट और उसमें स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हम लोग ने एक मैट्रिक्स तैयार किया था, उसी तरह का सेम मैट्रिक्स हम तैयार करेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। ठीक है। यूबिक्विनोन इज नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, सो इट इज अ मोबाइल कैरियर। यू कैन सी कि यूबिक्विनोन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ओके, इट इज अ मोबाइल कैरियर, ये फ्री है, ये मूव कर सकता है। दीज ऑल आर स्टेबल, दे कांट लीव देयर प्लेस, बट यूबिक्विनोन इज अ मोबाइल कैरियर। So next what will happen, we will provide a passageway to H+ ion to come into matrix of mitochondria from protein complex 5th, also called as F0 F1 particle. The head part, that is F1, is actually an enzyme called ATP synthase. Now ATP synthase will trap ADP and use energy of H+ ion to convert it into ATP. So there is one more protein complex, that is protein complex number 5th, which is called as F0 F1 particle. तो F0 F1 particle में जो F1 है, that is head part. Head part is actually an enzyme called as ATP synthase. तो इसका काम क्या है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपने जितना भी H+ आयन इकट्ठा किया हुआ है, ये एक F0 F1 पार्टिकल एक उसको रास्ता देगी इन सारे H+ आयन को मूव करने का। और जब H+ आयन इस पैसेज वे से बहुत तेजी से पास आउट होंगे तो क्या होगा कि ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। The ATP generated via NaDH2 and FADH2 is called as oxidative phosphorylation, as in this process while gaining electron a compound is reduced and after passing electron it get oxidized and this cycle continues। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था जहाँ पे ATP से डायरेक्ट ADP बनता है, ATP से डायरेक्ट ATP बनता है। ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि NaDH2 और FADH2 पहले ETC में एंटर करते हैं और ETC में एंटर करने के बाद उनसे ATP जो है वो जनरेट होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और रिड्यूस होता है और उसके बाद जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पास करता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज होता है और इसी तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। So in the last we will discuss the names of all the five protein complexes. नंबर 5 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज F0 F1 पार्टिकल। ठीक है।
The first protein complex is taking electron and H plus ion from NADH2 and it is converted into NAD. So protein complex 1 is known as NADH2 dehydrogenase. तो पहला जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसको इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन कहाँ से मिल रहा है, NADH2 के पास से, और NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन और H प्लस देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NAD में, ठीक है। इसलिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग क्या कहेंगे, NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। Protein complex 3rd is taking electron and H plus ion from FADH2 and it is converted into FAD. So protein complex 3rd is known as succinate dehydrogenase complex. As in Krebs cycle, when succinate converts into fumarate, it loses its H plus ion which is accepted by FADH2. तो नॉर्मली जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3rd है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3rd में जो इलेक्ट्रॉन है और जो H प्लस आयन है वो FADH2 के पास से आते हैं, तो उसको हमें सिंपली FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कह देना चाहिए। लेकिन हमें ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3rd में जो इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन है वो असल में तब आता है जब सक्सिनेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में क्या किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमारेट में। और जैसे ही सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है वो अपना H प्लस आयन रिड्यूस करता है, लूज करता है, और लूज करने के बाद वो क्या करता है, इस जो H प्लस आयन है वो एक्सेप्ट कौन करता है, FADH2। तो ओरिजिनली में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन है वो किसकी वजह से आ रहा है, सक्सिनेट की वजह से। इसीलिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3rd को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2nd इज नोन एज साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ने देखा था कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2nd में क्या हो रहा है कि साइटोक्रोम B से किस में जा रहा है, FES में, और फिर C1 में। इसीलिए सिंपली हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को क्या कह देंगे, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4 इज नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। 4 का नाम क्या होगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। When you take electron from a compound, you oxidize it. तो जैसे ही आप किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जिसको वो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह ETC जो है वो चलता रहेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।